सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। सो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल इससे ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और कम से कम टाइम में कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस चैप्टर के जो भी तुम्हें मटेरियल्स चाहिए यार, वेदर लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या 1 पेज नोट्स, तीनों चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बस जाना, ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ पे लेट स्टडी सेक्शन एक होगा, उसमें जाके ये तीनों मटेरियल्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और यार बायोलॉजी में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो और कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे ई बुक बंडल ले सकते हो विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹99। और वहाँ पे तुम्हें यार 3 ई बुक्स मिलेंगे जिसमें सबसे पहले स्मार्ट नोट्स हो गए। स्मार्ट नोट्स में पूरा सब्जेक्ट हमने लेस देन 60 पेजेस में कंप्लीट किया है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए सिर्फ वही इस नोट्स में इंक्लूडेड है। एंड फिर हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स जिसमें एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन माइंड मैप्स विजुअल लर्निंग के लिए और क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप्स भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए गए हैं। सो चाहो तो आप ये ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक को अपने हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स जानने से पहले यार जानते हैं सेल। सेल तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बचपन क्लास में पढ़ते आ रहे हो सेल क्या होता है। सो सेल के अंदर की न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो न्यूक्लियस में यहाँ पे आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ये होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स। अब इन्हीं क्रोमैटिन मटेरियल्स जब सेल डिवीजन में कंडेंस होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स तो वो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये जैसे देखते हैं, ये आपके क्रोमैटिन मटेरियल्स हो गए, फिर कंडेंसेशन हुआ उन पे, और ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहता है, इस टाइप का ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर लेते हैं। क्रोमोसोम्स देखो दो वर्ड से बने हुए हैं। क्रोमोसोम्स पहला वर्ड क्रोमा हो गया और सोमा। क्रोमा बेसिकली मतलब हो गया कलर्ड और सोमा मतलब हो गया बॉडी। सो क्रोमोसोम्स को कलर्ड बॉडी भी बोलते हैं। कलर्ड बॉडी मत क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो क्रोमोसोम्स अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्रोमोसोम्स ऐसे विजिबल नहीं होते। हम इनमें कुछ डाइज मिलाते हैं, कुछ कलर्स मिलाते हैं, देन जाके ये विजिबल होते हैं। सो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कलर्ड बॉडी, ठीक है। तो ये आपके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्रोमैटिन मटेरियल्स दो चीज़ों से बने रहते हैं, डीएनए और हिस्टोन्स। सो डीएनए का फुल फॉर्म देखो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और हिस्टोन्स होते हैं। हिस्टोन्स बेसिकली क्या हो गया? एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन हो गया। सो क्रोमैटिन मटेरियल्स इन दो चीज़ों से बने रहते हैं जो हो गया हिस्टोन्स और डीएनए। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है। ये आपके स्ट्रैंड हो गए, डीएनए के स्ट्रैंड्स हो गए। ये दिख रहा है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड हो गया ना, ये बहुत ही रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। ये देख सकते हो, ईच डीएनए स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स किन चीज़ों से बने रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ से बने रहते हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर देखो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर रहता है, शुगर का नाम रहता है पेंटोस, ठीक है। ये शुगर रहता है। और फिर नाइट्रोजनस बेस रहता है। 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ये जैसे आप देख सकते हो ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। अब नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। सो आपका जैसे हो गया एडेनिन और थाइमीन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ये डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो, गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, और एडेनिन और थाइमिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो 283 Cg, ठीक है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो इस चीज़ को।
280 ये हो गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है एडेनिन और थाइमिन, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। सो इस तरीके का ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे घर का सीढ़ी रहता है, तुम अपने लैडर्स पे खड़े हो घर के, दोनों तरफ के जो बाउंड्रीज है, तुम खड़े हो सीढ़ी पे, तो दोनों तरफ के जो बाउंड्रीज है वो तुम्हारे डीएनए स्टैंड हो गए, और जिस चीज़ पे तुम खड़े हो, जो स्टेप्स पे तुम खड़े हो, वो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेस हो गए। सो इस तरीके से तुम समझ सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या रहता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो वही बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया है, गुआनिन और साइटोसिन कैसे कनेक्टेड है और एडेनिन और थाइमिन कैसे कनेक्टेड है। तो ये तुम्हारे रहता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हिस्टोन्स क्या होते हैं। हिस्टोन्स बताया मैंने, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन रहते हैं, और इनका रोल क्या रहता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल से रैप होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये जैसे देखो, ईच डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कॉल्ड ऑक्टामर। 8 रहते हैं इसलिए इन्हें ऑक्टामर बोलते हैं। तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो रहता है वो 8 हिस्टोन के प्रोटीन से रैप होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसे डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। देखो, ये हो गया डीएनए, ठीक है। ये डीएनए के स्ट्रैंड हो गए। यहाँ पे देखो 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे टोटल 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है। डीएनए के स्ट्रैंड्स रैप अराउंड हो जाते हैं और इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को। फिर ये फर्दर कॉइल होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स जो हो गए, और फिर ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का इन्होंने स्ट्रक्चर ले लिया। फिर देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझते हैं। देखो ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड, इसे बोलते हैं। क्रोमोसोम्स का ये पार्ट को बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और 2 सिस्टर क्रोमैटिड जिस सेंटर पॉइंट से अटैच रहती है, सेंटर तो नहीं रहता लेकिन कह सकते हैं कि जिस पॉइंट से ये अटैच रहते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। ये तुम्हारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से रहता है। अब बात करते हैं जीन्स क्या होता है। जीन्स टॉपिक क्या होता है। अब आपने सुना होगा, आप लोग बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे जीन्स मिलते हैं, ये होता है। सो जीन्स बेसिकली होता क्या है। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा क्या होता है। ऑन अ क्रोमोसोम दैट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। अब देखो तुम्हारे बॉडी का फीचर कैसा होता है। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम देखते हो कि कुछ ना कुछ तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तुम्हारे नोज का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर, एक एक चीज़ का क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स पे रहते हैं, क्रोमोसोम्स पे रहते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, जो बॉडी के हर एक पर्टिकुलर फीचर को डिफाइन करते हैं। सो उसे ही हम जीन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे नाक का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उस हर एक के लिए एक न्यूक्लियोटाइड रहता है जो कि रहता है क्रोमोसोम्स में। और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत हाई नंबर में रहते हैं और जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और फिर इससे ही आपको फेशियल स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ इससे ही डिफाइन होता है। तो ये जीन्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल बेसिकली क्या हो गया। सेल का भी देखो यार साइकिल होता है। सेल डिवीजन जो होता है, डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, इसे ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। पहला फेज नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, इसे हम रेस्ट फेज भी बोलते हैं। कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ मिले रेस्ट फेज, तो रेस्ट फेज अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि इसके फर्स्ट फेज नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज, जिसे हम एम फेज बोलते हैं। सो सेल साइकिल के दो फेजेस रहते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम इंटरफेज बोलते हैं, और सेकंड होता है डिवाइडिंग फेज जिसे एम फेज बोलते हैं। तो सेल साइकिल को चलो डायग्राम से समझते हैं। सेल साइकिल पहला हो गया, इंटरफेज हो गया, बताया रेस्टिंग फेज होता है। इसमें तुम्हें कोई भी चेंजेस देखने को सेल में नहीं मिलेंगे, बट होता क्या है, इसके 3 फेजेस होते हैं। इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो G1 फेज में बेसिकली क्या होता है, सेल ग्रो करता है। S फेज में DNA सिंथेसाइज होता है।
एंड G2 में और ग्रोथ होता है, और फिर नेक्स्ट इसका जो फेज होता है एम फेज माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होता है। बेसिकली इंटरफेज का बेसिकली वही काम हो गया कि इसका नेक्स्ट स्टेप होता है माइटोसिस, इसके लिए प्रिपेयर होना। सो ये देख सकते हो, ये पूरा तुम्हारा इंटरफेज का हो गया। तो ये रेस्टिंग फेज हो गया अपना, ठीक है, जैसे इंटरफेज बोलते हैं हम। इसके 3 फेजेस हो गए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। बेसिकली याद रखना इसका क्या रोल रहता है, डीएनए को सिंथेसाइज करना, और फिर नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है एम फेज के लिए रेडी करना सेल को, ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है माइटोसिस, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस के। फिर ये फेजेस होते हैं। सो ये तुम्हारा हो गया सेल साइकिल, ठीक है। अब माइटोसिस समझते हैं क्या होता है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन होता है जिसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, बस इसमें एक चीज याद रखना, आगे तुम मियोसिस भी पढ़ोगे तो माइटोसिस में याद रखना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके मेरे में ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं इन टोटल। सो 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस का बेसिकली रोल क्या होता है, सेल डिवाइड क्यों होता है माइटोसिस में। अब जैसे तुम्हें कहीं हाथ में कट लग जाता है, देखते हो, फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, फिर वहाँ पे न्यू स्किन आती है, सेल्स डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ के सेल्स डिवाइड करते हैं। रिप्लेसमेंट क्या हो गया, तुम्हारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हर 120 दिन में रिप्लेस होते हैं। सो रिप्लेसमेंट के लिए होता है और फिर ग्रो करने के लिए। अब देखो एक इसमें बस याद रखना माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों मेंटेन है, क्योंकि नो न्यू ऑफस्प्रिंग, कोई यहाँ पे नया ऑफस्प्रिंग, कोई नया बेबी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि इसे क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ाना पड़े, हाफ करना पड़े, जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई नया ऑफस्प्रिंग नहीं आ रहा है। जो ऑफस्प्रिंग आ गया, अब जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तो बॉडी ग्रोथ करता है, तो नंबर ऑफ सेल्स जितने रहते हैं, जितना नंबर ऑफ सेल्स आपके बचपन में होंगे और अभी होंगे उसमें डिफरेंस है, क्योंकि सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल्स डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, और फिर रिपेयर के लिए। आपको कहीं भी कट लग जाता, कुछ लग जाता, तो उसके लिए सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली माइटोसिस हो गया। अब देखो माइटोसिस जो हुआ ना, माइटोसिस 2 फेज में होते हैं। इसके भी 2 फेज रहते हैं। पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा फेज रहता है साइटोकाइनेसिस। ये चीज याद रखना। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली क्या मतलब हो गया, कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस एज द वर्ड सजेस्ट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप ये चीज क्लियर है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो हो गया, इसके 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस में होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो अब चलो इसके फेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंटरफेज। इंटरफेज में हमने क्या बोला कि इंटरफेज में कोई विजिबल चेंज नहीं आता है, बस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एनिमल सेल है, यहाँ पे कोई भी तुम्हें विजिबल चेंज नहीं देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज होता है प्रोफेज। अब देखो इसका कैरियोकाइनेसिस हो गया ना, ये चीज याद रखना, कैरियोकाइनेसिस के इसके 4 फेज होते हैं। इसे एक शॉर्टकट से याद रखना, पीमैट। पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, और ये इसी सेम ऑर्डर में याद रखना क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज होते हैं। पीमैट वर्ड से याद रखना, प्रोफेज हो गया, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं, ये याद रखना, सीक्वेंस में रहते हैं, पीमैट। सो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोफेज क्या हुआ, बेसिकली अब सेल डिवाइड करने वाला है। तो सेल डिवाइड कैसे कर रहा है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है,
सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स। ये तुम्हारा एनिमल सेल हो गया। एनिमल सेल में देखो सेंट्रियोल्स है ये, और वही प्लांट सेल में तुम्हें सेंट्रियोल्स नहीं मिलेगा। तो एनिमल सेल में देखो सेंट्रियोल्स है, वो क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे रीच कर जाते हैं। यहाँ पे प्रोफेज में ये होता है, दो सेंट्रियोल्स जो हो गए वो सेल के अपोजिट पोल्स में यहाँ पे रीच कर गए, और फिर वो एस्ट्रस स्पिंडल फाइबर्स अपीयर करने लगते हैं। ये जैसे नेटवर्क टाइप दिख रहा है इस टाइप से, ये हो गया अपने स्पिंडल फाइबर्स। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होने लगते हैं, और फिर क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में। यहाँ पे अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स याद रखना। प्रोफेज में सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स दिखने लगे, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। सो ये होता है तुम्हारे प्रोफेज में। अब फिर नेक्स्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज शॉर्ट सा रहता है। मेटाफेज में बेसिकली होता क्या है, क्रोमोसोम जो थे ना अपने, सेंट्रोमियर हमने बात किया था, क्रोमोसोम ये हो गया, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड को जॉइंट करता है स्ट्रक्चर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो मेटाफेज में अब क्या हुआ, एक सारे जो स्पिंडल फाइबर्स थे ना वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो गए, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए सारे, स्पिंडल सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए, और फिर एक इक्वेटोरियल प्लेन, ये देखो ये सारे जो क्रोमोसोम्स थे ना एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए। यहाँ पे एक ही लाइन में सारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से आ गए, वो तुम्हारा मेटाफेज हो गया। देन नेक्स्ट होता है एनाफेज। एनाफेज क्या हुआ भाई, अब मेटाफेज में हमने क्या देखा था, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए थे। सो अब क्या हुआ, ये डिटैच हो गए, सेंट्रोमियर से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग चले गए, ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। तो वही लिखा है सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड स्प्लिट्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स पे जितने सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो डिटैच हो गए थे और फिर दोनों तरफ पहुंच गए। और फिर क्या होता है, एनिमल सेल में यहाँ पे देखो कि एक फरो स्टार्ट होने लगता है, फरो टाइप का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनने लगता है। फरो स्टार्ट्स इन दी सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में इस टाइप से गड्ढे टाइप का समझ सकते हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगा, ठीक है। ये तुम्हारा एनाफेज में हुआ। बेसिकली पॉइंट याद रखना, सेंट्रोमियर जो था, सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच थे स्पिंडल फाइबर से, सो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स में चले गए, और फिर यहाँ पे तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन में एक फरो टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका फेज है, टेलोफेज। टेलोफेज क्या हुआ भाई, अब टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो थे ना वो बट गए आपस में, ठीक है। टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स। देन अब स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्म हुए थे वो गायब हो गए वापस से, और फिर क्रोमैटिड्स थिन आउट इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। अब ये अपने जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स बने हुए थे, ये वापस अब यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल बन गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वापस बन गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था कौन से फेज में गायब हो गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था प्रो फेज में वो गायब हो गए थे, अब वो वापस से फॉर्म हो गए, ठीक है, वापस से फॉर्म होने लगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे, और फिर न्यूक्लियोली भी रीअपियर हो गया। अब फिर क्या हुआ, ये जैसे फरो बन रहा था ना, फरो हमने देखा इससे पहले वाले फेज में फरो बन रहा था, गड्ढे टाइप का बन रहा था, अब उसने क्या किया, सेल को दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसी फेज को देखो, हमने पहले देखा न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब दो डॉटर सेल्स बन गए ना, तो इसी फेज को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इस फेज को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बेसिकली यहाँ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल्स, यहाँ पे माइटोसिस से हमें दो डॉटर सेल्स मिल गए। एक सेल था एनिमल सेल, उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में दो फेज थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियर डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस में चार फेज थे, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। देन हुआ साइटोकाइनेसिस और दो डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गए,
सो ये यहाँ पे आपका माइटोसिस हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस समझते हैं। आपने देखा होगा साइड बाय साइड एक प्लांट सेल भी आपको दिख रहा होगा। सो ये भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस और ऐसे अगर इनकेस पूछ दिया तो ये समझ लो बेसिकली क्या हुआ। एस्टर्स फॉर्म्ड होते हैं एनिमल सेल्स में, और माइटोसिस में एस्टर्स नहीं रहते क्योंकि सेंट्रियोल्स रहते नहीं हैं आपके प्लांट सेल में, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है एनिमल सेल में? बाय फरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और फिर प्लांट सेल में कैसे होता है? सेल प्लेट जो होता है ना, वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है साइटोकाइनेसिस। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल में क्या होता है ना, ये माइटोसिस होता कहाँ कहाँ पे? ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज में होता है थ्रू आउट द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। हमने बात किया था माइटोसिस क्यों होता है, रिपेयर के लिए होता है, रिप्लेसमेंट के लिए होता है, और फिर ग्रोथ के लिए होता है। तो ऑलमोस्ट एनिमल सेल में थ्रू आउट द बॉडी ये माइटोसिस वाला प्रोसेस होते रहता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है? बस ग्रोइंग टिप्स पे होता है, क्योंकि इन्हें प्लांट्स को ग्रो होता है ना, लेंथनिंग के लिए हमें प्लांट्स में चाहिए होता है। और फिर इस बेसिकली ग्रोइंग के लिए, ग्रोइंग वाले जहाँ जगह होते हैं ये बस वहीं पे माइटोसिस होता है। देन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स इनमें फॉर्म होते हैं। फिर स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे तुम्हारे एस्टर्स और सेंट्रियोल्स के हेल्प से आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और वही प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गया हो। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस हमने देख लिया, एक सेल रहता है, फिर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और माइटोसिस में क्या आता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। अब मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। हाफ क्यों होते हैं भाई? अब देखो मियोसिस कहाँ पे होता है? जहाँ पे ऑफस्प्रिंग न्यू आना होता है। रिप्रोडक्शन में बेसिकली मियोसिस होता है, ऑफस्प्रिंग आना पड़ता है। अब देखो मैटरनल हो गया, जो मदर के सेल्स होते हैं, देन फादर के सेल होते हैं। यहाँ से आए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर यहाँ से भी आए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो टोटल 46 पेयर हो गए। अब मियोसिस क्या करता है? हाफ कर देता है नंबर ऑफ ये क्रोमोसोम्स को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। अब न्यू ऑफस्प्रिंग में भी तो 23 पेयर्स चाहिए ना। सो ये क्या करता है? मैटरनल से 23 पेयर्स को हाफ कर देता है और पैटर्नल से 23 पेयर्स को हाफ कर देता है, और यहाँ पे हमें न्यू ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मियोसिस यही होता है। मियोसिस का देखो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मियोसिस का बेसिकली मतलब होता है टू लेसन। यहाँ पे हाफ कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, रेफरिंग टू द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ्ड। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जैसे थे वो हाफ हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर इसी के रिलेटेड जो टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या हो गया? व्हेन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर सेपरेटिंग, द क्रोमैटिड मटेरियल्स गेट्स एक्सचेंज्ड। अब देखो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, आपके कुछ फादर के भी प्रॉपर्टीज आते हैं, आपके मदर के भी प्रॉपर्टीज आते हैं। तो वो क्या होता है क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर से ये जैसे देख सकते हो, ये मैटरनल क्रोमैटिड हो गया, फिर पैटर्नल क्रोमैटिड। मैटरनल क्रोमैटिड यहाँ पे येलो वाला हो गया, और पैटर्नल क्रोमैटिड ये पिंक वाला। अब ये क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर होते हैं। और ये याद रखना कि जैसे मैटरनल और पैटर्नल का क्रोमैटिड, जहाँ पे ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, उसमें उसे चैस्मा बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म याद रखना, जहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, जहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, उसे चैस्मा बोलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या? ये देखो जैसे पैटर्नल वाले क्रोमैटिड में, मैटरनल वाले क्रोमैटिड में यहाँ पे पैटर्नल के कुछ प्रॉपर्टीज आ गए। ये पिंक वाला यहाँ पे ऐसे हो गया, कलर दिख रहा है, और फिर ठीक उसी तरह पैटर्नल वाले में येलो वाला कलर ये मैटरनल से मिल गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। और फिर यही न्यू ऑफस्प्रिंग में यही क्रॉसिंग ओवर से जो भी मदर्स से भी सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, फादर्स के भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, तो ये क्रॉसिंग ओवर से होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक समझते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंशिएशन क्या है। सो माइटोसिस हमने अच्छे से समझा था, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इस चीज़ को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही मेन चीज़ है, इससे तुम्हें सारा चीज़ याद आएगा।
तुम्हारे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। माइटोसिस 2 फेज में होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में तुम्हारे क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, और इसके 4 फेजेस रहते हैं, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और फिर होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शंस में होता है, गमीट्स जो रहते हैं उन्हें हाफ करना होता है। पैटर्नल और मैटरनल से जो क्रोमोसोम्स आते हैं उसे ये हाफ कर देता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। सो माइटोसिस कहाँ पे अकर करता है, इन दी सोमैटिक बॉडी सेल्स, ठीक है। बेसिकली पूरे बॉडी में माइटोसिस अकर करता है, क्योंकि हमने बात किया कोई भी कट लग जाता है, कुछ भी होता है, तो रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, माइटोसिस के लिए वहाँ के सेल्स को डिवाइड करना होता है, इसलिए वहाँ पे माइटोसिस होता है। देन है मियोसिस। मियोसिस कहाँ पे होता है, ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करने होते हैं, हाफ करने होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है। वॉट फॉर टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, जैसा हमने बात किया। देन मियोसिस में ओनली फॉर गमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स को हाफ करना होता है न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करने के लिए, तो गमीट फॉर्मेशन में यहाँ पे मियोसिस होता है। व्हेन इट अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ आपके माइटोसिस होते रहता है, कभी ना कभी कट लगेगा, कुछ आपके आरबीसी जो होते हैं हर 120 दिन पे वो रिप्लेस होते हैं, तो रिप्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पे माइटोसिस होना है। और लेकिन मियोसिस क्या होता है, बस रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसी वक्त ही अकर करता है। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, 2 डॉटर सेल्स, एक हमने देखा था एक एनिमल सेल था, इसे फिर हमने डिवाइड होकर यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए थे, तो ये होता है माइटोसिस में। और फिर मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास टू ईच डॉटर सेल, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास ऑन टू ईच डॉटर सेल, दिस इज द डिप्लॉयड। फुल क्रोमोसोम्स होता है, कोई यहाँ पे रिडक्शन नहीं होता है। और वही क्या होता है मियोसिस में, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेयर इज पास टू ईच डॉटर सेल, दिस इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स, अ सिंगल न्यूक्लियर डिविजन आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, 2 nuclear divisions after chromosome duplication. Identity of chromosomes and genes in daughter cell identical रहते हैं, कुछ changes नहीं होते हैं, और क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। और फिर मियोसिस में क्या होता है, रैंडमली असॉर्टेड बिटवीन दी गमीट्स प्रोड्यूस्ड, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जैसे कुछ फादर से कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गए, मदर से कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गए, खुद के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। सो ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि रैंडमली असॉर्ट होते हैं जो भी गमीट्स होते हैं, गमीट्स फॉर्मेशन में, ठीक है। इस टॉपिक को और ये जेनेटिक वेरिएशंस जो हो गए आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो आपका चैप्टर है जेनेटिक्स। इस नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसमें आप और डिटेल में ये सारी चीज़ें, क्रोमोसोम्स, ये सब और डिटेल में समझोगे। सो ये था चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही मैंने कोशिश किया कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने को, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये जो लास्ट यार टेबल है इसे अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार ये आता ही आता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर कमेंट में बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐप इंस्टॉल कर लेना अपना, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी हैं, सो एक्सेस कर सकते हो और अपना ICSE बोर्ड्स का प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।